This is Business Plus and you're watching the Market Show. I am your host Tariq Khan Javed. आज हम हमारा टॉपिक है स्टॉक मार्केट एट 14,000. नाज़रीन, येस्टरडे मार्केट जो थी तकरीबन 14,000 के लेवल पे पहुंची. हम लोग तमाम एंटिसिपेट करते रहे आखिर वक्त तक कि शायद 14,000 क्रॉस कर जाए, लेकिन 13,945 पे आके रुक गई मार्केट. आज की मार्केट जब शुरू हुई तो भी इस पर अच्छी तेज़ी देखी गई. सिर्फ 18 पॉइंट रह गए थे 14,000 पे जाने से. उसके बाद से फिर जो है मार्केट ऊपर नीचे हो रही है. हमने सोचा कि आज इस अहम टॉपिक पे बात करने के लिए एहसन मेहनती साहब को दावत दी जाए, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इस वक्त आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के. अदरवाइज़ पूरे ग्रुप के और चीज़ों को भी देखते हैं. मेहनती साहब, आज और कल जो हमने देखा इतनी मोमेंटम, आप समझते हैं कि क्या उसकी वजह? माशाल्लाह हम 10,000 वगैरह पे हुआ करते थे, कल 40 करोड़ का टर्नओवर और मार्केट ऑलमोस्ट एट 14,000. हाउ यू सी दिस? इतने ग्लूम में से हम गुजरे 1.5 साल, उसके बाद से इस चेंज को कैसा देखते हैं आप? देखिए, ये क्वार्टर एंड हमने देखा है, मार्च का क्वार्टर एंड ग्लोबली जो है वो मार्केट्स ने टर्न अराउंड लिया है इस क्वार्टर के अंदर. पाकिस्तान मार्केट को 21%, बट इन जनरल हम देखें तो हमसे ऊपर काफ़ी ऐसी इंटरनेशनल मार्केट्स हैं लाइक चाइना, इंडिया, जिनकी हमसे इवन बेहतर परफॉर्मेंस रही है. ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस वजह से डेवलप हुई कि इस क्वार्टर जो है वो हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस जो हैं दोबारा से $110 की तरफ गई. फिर हमने देखा कि इंटरनेशनली जो कमोडिटी प्राइसेस है उनके अंदर एक बूम आया. बूम आने के बाद जो है कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स इंप्रेसिव आए 31 दिसंबर की बेसिस पर. अब ये जो रैली है वो चल रही है 31 मार्च के रिजल्ट्स की बेसिस पर. 21% जो रिटर्न मार्केट ने दिया उसमें काफ़ी ज़्यादा कंपनीज हैं जो मार्केट में इस वक्त इन्वेस्टेड हैं, लाइक इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, ऑयल कंपनीज जो हैं वो मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिकेट कर रही हैं कि कुछ कैपिटल गेन्स भी अक्रू होंगे. इसका मतलब ये है कि हायर कमोडिटी प्राइसेस की वजह से जो है वो कमोडिटी स्क्रिप्ट्स के अंदर जो है वो बेहतरीन रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं. इसके अलावा जो है वो जब रिजल्ट अनाउंसमेंट्स फुल ईयर के आएंगे तो वो क्वार्टर एंड के आएंगे तो वो रिजल्ट जो है उसके अंदर कैपिटल गेन जो है वो शामिल होगा. तो लिहाजा वी थिंक कि ये अनाउंसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग आने वाले हैं और इन्वेस्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा बुलिश हैं इस वजह से. अच्छा, कल के हम लोग पहली तारीख को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एसआरओ या प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कुछ भी आएगा. वो नहीं आया तो फिर थोड़ी सी पेसिमिज्म आ गई थी मार्केट में, करेक्शन भी थोड़ी बहुत देखने में आई. और फिर हम लोग ये कह रहे थे कि सम डेट शुड कम. तो कल एक पता नहीं कहाँ से एक रूमर आई कि 7 तारीख को शायद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर या समथिंग विल कम. व्हाट वाज द सोर्स ऑफ दिस न्यूज़ एंड डू यू थिंक इट इज़ रियलाइजेबल कि 7th को हम देखेंगे कोई चीज़ कंक्रीट? देखिए, कोई डेट इस वक्त मेंशन नहीं की गई है. एसईसी चेयरमैन की तरफ से जो चीज़ कंफर्म हुई है वो यही है कि इंटेंशन जो है वो ये है कि जल्द से जल्द जो है वो इन इश्यूज़ को, लीगल इश्यूज़ को जो है वो रिजॉल्व किया जाए. वी एक्सपेक्ट कि ये नियर टर्म के अंदर जो है वो हमें कोई अनाउंसमेंट्स रिसीव होंगे नई सीजीटी रिजीम के. जो हमने रैली मार्केट के अंदर देखी 11,000 ऑनवर्ड, उसके अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन इस रिवाइज सीजीटी रिजीम का है. तो वी थिंक कि मार्केट जो है उसके अंदर वैल्यूएशन स्ट्रॉन्ग थी, अर्निंग अनाउंसमेंट स्ट्रॉन्ग थे. इसके अलावा एक मेजर पोर्शन जो है वो न्यू सीजीटी रिजीम का था, जिसका जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्केट को कोई तकरीबन 2,000 पॉइंट क्रॉस मिला है इस वक्त. तो 14,000 लेवल पर वी एक्सपेक्ट के बिसाइड्स द स्ट्रॉन्ग अर्निंग अनाउंसमेंट वी लुक फॉरवर्ड के नियर टर्म के अंदर हमें रिवाइज सीजीटी के जो है वो अनाउंसमेंट्स के साथ जो है एसआरओज जो है वो नज़र आए. और फिर साथ में जो है वो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट नेशनल क्लियरिंग की तरफ से भी हो कि नाउ दे आर फुली कन्वर्जेंट के वोट के सीजीटी जो है वो कलेक्ट करेंगे. यही खबर जो है कि नेशनल क्लियरिंग विल बी द कलेक्टिंग एजेंट इंस्टेड ऑफ टैक्स ऑफिसर्स, यही बहुत बड़ा रिलीफ आ गया था मार्केट में. और अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आई एम श्योर ये 2 पॉइंट्स जो आपने बताया कि रिजल्ट्स एंड क्वार्टर रिजल्ट्स एंड इन दिस सीटीजी इशू, उसके अलावा और क्या फैक्टर्स आप समझते हैं कि हाउ यू सी द ओवरऑल इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री इन द सेंस के इंडिया से दोस्ती, यूएस से जो थोड़ी सी रिलेशनशिप इंप्रूव हो रही है? Do you think these factors also giving some comfort to the market? Yeah, definitely. I think कि जो पाक यूएस रिलेशंस थे जो बीच में हमने नेटो सप्लाईज की ब्लॉक के बाद देखा था, मार्केट के अंदर काफ़ी प्रेशर उस वक्त मौजूद था. हमने देखा है कि रिवाइवल ऑफ रिलेशंस जो हैं, भले नेटो सप्लाईज जो हैं खुली नहीं है, बट रिवाइवल ऑफ जो रिलेशंस हैं उसका मेजर कंट्रीब्यूशन है. फिर वी आर एक्सपेक्टिंग कि कोई एक $1.2 बिलियन तक जो है वो मिलिट्री एड जो हमारी ब्लॉक हो रही थी वो भी जल्द जो है वो रिलीज होगी यूएस से. तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी उससे बढ़ेंगे. तो आई थिंक कि येस
फॉरेन रिलेशंस जो हैं जहां कहीं भी हमें जो है वो बेहतर होते हुए नजर आए, स्पेशली विद द यूएस मार्केट ने उसका एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। नॉट ओनली फ्रॉम द लोकल साइड, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो दोबारा से बैंकिंग सेक्टर या ऑयल सेक्टर के अंदर जो आए हैं पिछले लास्ट फ्यू डेज के अंदर, उसका एक मेजर कंट्रीब्यूशन बेटर बायलैटरल टाइज हैं विद द यूएस, और हमारे मार्केट के अंदर सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी यूएस ही है। तो आई थिंक कि इसका मेजर कंट्रीब्यूशन मार्केट के अंदर आया है, एंड वी थिंक कि मार्केट को जो नेक्स्ट टेरिटरी में या मार्केट कैपिटलाइजेशन जो हमें रिक्वायर्ड है टू कम ऑन टू द इमर्जिंग मार्केट स्टेटस, इसके अंदर एक मेजर जो है वो कंट्रीब्यूशन रहेगा कि हमारे पाक यूएस रिलेशंस जो हैं वो बेहतर रहें, या रिलेशन विद द अदर इमर्जिंग। जैसे इंडिया, अच्छा इंडिया से जो रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहे हैं, मिसाल के तौर पर प्रेसिडेंट 8 तारीख को अजमेर जा रहे हैं माशाल्लाह गरीब नवाज के मज़ार पे, इन चीज़ों का भी आप समझते हैं कि एक पॉजिटिव आ रहा है, वाइब आ रहा है कि जो टेंशन रही हमेशा से हमारे यहाँ वो कम होगी, प्राइम मिनिस्टर से भी उनकी शायद मुलाकात होगी। उससे पहले जो हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर की टोक्यो में जो मुलाकात हुई हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत ही वार्म सा था, फर्स्ट टाइम उन्होंने बहुत खुल के थैंक किया कि जी आपने FN स्टेटस दिया है, और इस गवर्नमेंट को वाकई क्रेडिट जाता है कि डिस्पाइट दी अपोजिशन फ्रॉम द पाकिस्तान टाइप ऑफ ग्रुप्स दे वेंट अहेड। तो इन चीज़ों को आप समझ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में दिस थिंग्स विल इम्प्रूव ओवरऑल सिचुएशन इन द रीजन? या डेफिनेटली मैं दोबारा एम्फेसाइज करूंगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाक इंडिया रिलेशनशिप को जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। बिसाइड्स द पाक यूएस रिलेशनशिप, नेक्स्ट जो क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है, बिकॉज अफगानिस्तान से तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि हम हमारे अच्छे रिलेशन हिस्टोरिकली रहे हैं, बट रिलेशनशिप विद नेबर इंडिया दैट इज़ वॉच्ड बाय द फॉरेन इन्वेस्टर्स। आई थिंक कि ये जो टर्न अराउंड दोबारा से फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आना शुरू हुआ है, लास्ट ईयर हमने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो $400-500 मिलियन पाकिस्तान मार्केट से निकल गई। इस बार हम एटलीस्ट देख रहे हैं कि जून ऑनवर्ड जो है ये इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुई है। अब ये जब आना शुरू हुई है तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन, पाक यूएस रिलेशनशिप, पाक इंडिया रिलेशनशिप जो बेहतर हुए हैं, MFM स्टेटस हुआ है जब से, तो आई थिंक कि जब से जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोबारा से पाकिस्तान मार्केट में आई, तो आई थिंक कि नॉट ओनली लोकल इन्वेस्टर जो पाक इंडिया जो रिलेशनशिप हैं उसको देखते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर बिफोर मेकिंग देयर इन्वेस्टमेंट डू टेक इनटू अकाउंट कि हमारे रिलेशनशिप इंडिया से कैसे हैं, बिकॉज वो जो वॉर लाइक सिचुएशन हमने हिस्टोरिकली देखी है वो सिचुएशन जो है मार्केट को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो आई थिंक कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसको बड़े गौर से जो है वो देखते हैं, इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, एंड आई थिंक कि हमारी जो वैल्यूएशंस भी हैं अगर इम्प्रूव होने की है कोई 2-3 मल्टीपल अप, तो आई थिंक कि उसके अंदर मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे इन रिलेशनशिप्स का है जो इंडिया के साथ है और स्पेशली जो यूएस के साथ। इसी पे एक और एंगल है ईरान का। ईरान आइसोलेट हो गया इस वक्त दुनिया में, आपको पता है जब से सैंक्शन लग गई उसके सेंट्रल बैंक में 50% उसकी करेंसी गिर गई। कल उसने 600 आइटम के इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी, करेंसी के सेल पे पाबंदी लगा दी। वो हमें हर चीज़ देने के लिए तैयार है, कह रहा है गैस पाइपलाइन हम ले आए हैं आपके बॉर्डर पे, आप हमसे 250 मिलियन भी ले लें, इसको कंप्लीट कर लें, हमें 80,000 टन ऑयल देने के लिए भी तैयार है, डेफर्ड पेमेंट। तो दे आर ऑल्सो इन ए सिचुएशन के पाकिस्तान के हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम बिकॉज वी हैव ए बॉर्डर एंड थिंग्स। अब हम ईरान से दोस्ती करते हैं विच इज़ ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस, वी कैन बाई थिंग्स वेरी चीप देयर एंड वी कैन पे इट थ्रू बार्टर या करेंसी स्वैप, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो नेगेटिव आता है अमेरिकन रिलेशनशिप में, हाउ डू यू थिंक वी विल मैनेज दिस? और हम अगर ज़्यादा जैसे अभी तक तो हम शो कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमने उनको कह दिया कि आपके जो पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम है वी सपोर्ट दैट, इन रिटर्न दे आर डूइंग लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू अस, मगर जो वहाँ पे फिर अमेरिका से हम हाउ डू वी डू द बैलेंसिंग एक्ट? व्हाट डू यू थिंक इज़ मोर इम्पोर्टेंट? अमेरिकन रिलेशनशिप तो खैर है ही, हाउ डू कैन वी मैनेज बोथ? या यूर राइट, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है यूएस ईरान रिलेशनशिप में। एक जो है वो सैंक्शंस भी जो है वो हम अपकमिंग पीरियड के अंदर ईरान पे लगते हुए देखेंगे, हिस्टोरिकली लगते भी आए हैं और सैंक्शंस भी जो है वो हमने देखा है कि वो लगते रहेंगे। बैंकिंग रिलेशनशिप पे सैंक्शंस हैं, उस सूरत के अंदर अगर हम पाइपलाइन की बात करते हैं, ईरानियन बैंक्स जो हैं वो सारी ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व होंगे, बैंक्स पे सैंक्शंस होंगे। ये प्रैक्टिकल कैसे होगा, ये मेरे ख्याल से कोई भी इकोनॉमिस्ट के लिए जो है ये एक फियरफुल सिचुएशन है कि ये मतलब वाई आर वी गेटिंग फॉरवर्ड फॉर अ रिलेशनशिप जहाँ पे हम देख रहे हैं कि अमेरिकन
अमेरिकन यूएस सेंक्शंस जो हैं वो कभी भी जो है वो बैंकिंग रिलेशनशिप पे लग सकते हैं। बट आई थिंक कि इकोनॉमिक माइंड्स हैं और गवर्नमेंट जो है जो भी फैसले करती है वो सोच समझ के करती है। वी लुक फॉरवर्ड कि कोई ऐसी रिलेशनशिप में हम नहीं चले जाएं जहां पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर डालें और फिर उसके बाद जो है वो हम पे जो उस कंट्री पे सैंक्शंस लग रहे हों यूएस यही कह रहा है पे ना कि इट्स नॉट ए रिलायबल सोर्स, और यूएस ने तो यहाँ तक कहा है कि हम आपको बहुत सस्ता गैस देने के लिए तैयार है 1/3 प्राइस पे। पता नहीं वो कहाँ से नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं, यानी किसी तरह में चाह रहे हैं कि हम ना लें वो। और अभी हमने देखा कि इंडिया ने डिफाई किया था इस सैंक्शन को जो ईरान के ख़िलाफ़ है, और उसने तेल ख़रीदा और उसकी जो पेमेंट की तो वो वहाँ पे यूरोप पे रोक ली गई, ईरान तक पहुँची नहीं। तो ईरान बिकॉज सेंट्रल बैंक पे उसकी पाबंदी आ गई है, बहुत उसको पेमेंट प्रॉब्लम आ गई है। हमारे लिए अब यही रह गया है कि करेंसी स्वैप के ज़रिए हम काम करें। वैसे भी सबको हमें पता है कि बहुत बड़ा ट्रेड हमारा होता रहता है बार्टर बेसिस पे, यहाँ से चावल जाता है, वहाँ से तेल आ जाता है, यहाँ से सब्जी जाती है, वहाँ से गैस आ जाती है, तो वो चल रही है, वो कभी नहीं रुकेगी, ना कोई रोक सकता उसको। इवन ह्यूमन ट्रैफिकिंग गोज ऑन डिस्पाइट ऑल द कंट्रोल्स। तो मगर आई एम श्योर आप जैसे सही कह रहे हैं, वी हैव ए वेरी वाइज लीडरशिप एट द मोमेंट, दे विल फाइंड ए वे आउट। वो भी रहे, ये भी रहे, वी कांट गिव बोथ। ईरान हमारा पड़ोसी है, उसको हम छोड़ तो सकते नहीं। अच्छा, और कोई फैक्टर्स देखते हैं, जैसे डीम्यूचुअलाइजेशन की बात आ गई है, उन्होंने कहा कि 90 डेज में इसको डीम्यूचुअलाइज करो। डू यू थिंक दैट हैज प्लेड ए रोल इन दिस अपसर्ज? देखिए, डीम्यूचुअलाइजेशन के अंदर जो नए ओनर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान मार्केट के अंदर आए, वो होपफुली मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट्स इस वक्त नहीं चल रहे हैं लाइक इंडेक्स फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इसके अलावा जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर जो जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम कंसेप्टिवली जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, प्रोडक्ट्स तैयार हैं, लॉन्च भी हो चुके हैं, वॉल्यूम नहीं है काफ़ी केसेस के अंदर। आई थिंक कि ये इंटरनेशनल मॉडल्स को या इंटरनेशनल मार्केट मेकर जब भी आएंगे जब इंटरनेशनल ओनर्स जो हैं वो मार्केट के अंदर डेवलप होंगे। इंटरनेशनल मार्केट मेकर्स काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करते हैं पोजिशंस को लेने में या ऑफलोड करने में, और आई थिंक कि उनका रोल कॉन्ट्रीब्यूशन भी होता है वॉल्यूम जनरेशन के अंदर इन्हीं पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के अंदर जहाँ जिनमें वो मार्केट मेकर बने हुए होते हैं। वी लुक फॉरवर्ड कि मार्केट के रिवाइवल या मार्केट को अगर आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लाना है तो यू नीड टू हैव अ फॉरेन ओनरशिप, और ओनरशिप फ्रॉम द कंपनीज जो एक्सपर्टीज रखती हैं कैपिटल मार्केट को रन करने में। पाकिस्तान मार्केट में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमने जो है वो देखा कि लोकल जो इन्वेस्टर्स हैं उनका मेजर कंट्रीब्यूशन है, किसी फॉरेन इन्वेस्टर जो है उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो रेगुलेशन के अंदर या रेगुलेशन के अंदर वो रेगुलेशंस को यूज़ नहीं करता, सिर्फ इन्वेस्टमेंट को जो है वो यूज़ करता है और इन्वेस्टमेंट करता है पाकिस्तान मार्केट में। तो वी वुड सी कि जब डिम्यूचुअलाइजेशन हो जाती है नियर फ्यूचर के अंदर, बिल पास हो गया है, वी लुक फॉरवर्ड कि कोई फॉरेन ओनरशिप जो है वो ग्रेजुअली हम उनको फॉरेन ओनर्स को इनवाइट करें, एक्सपर्ट्स को इनवाइट करें मार्केट की रिवाइवल के लिए या मार्केट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए या एक इमर्जिंग मार्केट स्टेटस में लाने के लिए। ये की रोल प्ले करता है कि फॉरेन ओनरशिप होगी और वो वॉल्यूम्स मार्केट के अंदर लाएगी, जिससे ओवरऑल हम समझते हैं कि मुल्क की एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इसका। अच्छा भाई साहब, ये एक और जो पॉजिटिव चीज़ देखी गई है छोटे इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 2008 में जिन लोगों को नुकसान हुआ था उसमें कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड था वो 2.5 करोड़ से 7.5 करोड़ किया पर हाउस, प्लस जो भी उनकी टिकट बेच के जो भी पैसा मिला है कहते 50% उनको सेटल कर दिया गया, 50% रह गया। और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विद द इम्प्रूविंग मार्केट पीपल लाइक यू एंड अदर्स लीडर्स जो हैं इस मार्केट के, दे विल आल्सो टेक केयर ऑफ द रिमेनिंग वंस। आपकी इस पर कुछ थॉट्स हैं? डू यू थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इशू कि जो 2008 में एक आम इन्वेस्टर को जो लॉस हुआ उसको एज ए होल हम किसी तरह उसको फिल कर दें? देखें, केस बाय केस इसकी रेजोल्यूशन भी थी, एक सेपरेट कमेटी इसकी जो डेवलप हुई थी जिसके अंदर कुछ डायरेक्टर्स भी इंगेज थे। केसेस को हियर किया गया, उसकी बाद जो है वो लायबिलिटी जो है वो डाली गई, फिर जो है वो पेमेंट मिली ऑन द बेसिस ऑफ ब्रोकर की जो सेटलमेंट करने में जो पैसा बनता है उसके अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की गई। अब इशू ये है कि ये अगर कोई ब्रोकर जो है वो मिसकंडक्ट करता है या मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, आपके पैसे के साथ जो है मिस एम्बेजलमेंट करता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो जो है जो कमेटी है वो देखती है। तो उसने काफ़ी ज़्यादा सेटलमेंट की है, 50% जिस तरह आपने बताया उसने कर दी है। उसके अलावा जो केसेस हैं उसके अंदर एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि वहाँ पे कौन
उसका जिम्मेदार है, क्योंकि काफ़ी ऐसे ब्रोकर्स थे जो इस मार्केट को छोड़ के भी चले गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त पेंडिंग हैं। वी एक्सपेक्ट कि अपकमिंग पीरियड के अंदर भी, चूंकि ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो है वो मौजूद था और फिर उसके बाद काफ़ी ऐसे कार्ड्स थे जो सेल भी हो गए, वी थिंक कि ये लर्निंग एक एक्सरसाइज है, वक्त के साथ कुछ सबक सीख के फिर उसके बाद जो है वो हमने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नए रूल्स एंड रेगुलेशन आए, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स जो हैं वो सारे चेंज हो गए SEC की तरफ से। तो आई थिंक कि हमने काफ़ी ज़्यादा लर्न किया है 2007 से, 2008 से, इससे पहले भी जो 2005 में क्राइसिस आए थे उसके बाद भी हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा जो है UIN की इम्प्लीमेंटेशन हो गई थी। तो वी आर लर्निंग विद टाइम। बट येस, ये सारी जो इश्यूज़ हैं हमने देखा बांग्लादेश मार्केट में भी हुआ, श्रीलंका मार्केट के अंदर भी जो क्रैश हुआ उसके अंदर भी इश्यूज डेवलप हुए। तो मार्केट जो है वो इसी तरह से लर्निंग एंड डूइंग की तरीके से जो है वो डेवलप होती हैं, फिर अल्टीमेटली जो है वो इंटरनेशनल बेंचमार्क्स के साथ जो है सारी ट्रांजेक्शंस होना शुरू करती हैं। फिर भी हम समझते हैं कि पाकिस्तान मार्केट्स जितनी भी हैं, स्टॉक मार्केट्स हैं, वो वहाँ पे कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं एज कम्पेयर टू दीगर जो है वो OTC मार्केट्स या जहां पर जो है वो ट्रेड जो है ऑफ मार्केट होता है। तो आई थिंक कि ये ऑफ मार्केट से काफ़ी ज़्यादा बेहतर सिचुएशन में अब इस वक्त हम हैं, लेकिन हम एक लर्निंग प्रोसेस के अंदर हैं जो हम ग्रेजुअली जो है वो इंटरनेशनल बेंचमार्क्स यूज़ कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए। मैं ऑन बिहाफ ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा एज ए जर्नलिस्ट कि अगर ये जो थोड़े से रह गए लोग, इनको अगर किसी तरह से सेटल कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ा स्कार जो आ गया था हमारे इस पूरे मार्केट पे वो क्लियर हो जाएगा। अगर सब मिल के आप लोग कोशिश करें, अगर जैसे आरिफ हबीब है या AKD वगैरह थोड़ा बहुत अपने तरफ से ज़ाती कंट्रीब्यूशन वगैरह भी कुछ करके अगर इसको सेटल कर दें तो बहुत बड़ा एक दुख जो था वो ख़त्म हो जाएगा। इस सिलसिले में एक चीज़ और आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि टोटल कितने मेंबर्स ऐसे थे जो बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए या भाग गए मार्केट से, और उनमें से कितने की टिकट बिक चुके हैं, कितने के बाकी रह गए? देखिए, आई थिंक कि ये नंबर जो है वो 10 से कम था। 10 से कम 10 था। का मतलब ये हुआ कि 200 एक्टिव मेंबर का अगर 10 अगर आप ले लें तो ये जो है वो कोई 5% से भी कम फिगर आ रहा था जिनमें इश्यूज थे। भाग गए, 1-2 भाग गए, बट इशू ये है कि उनके जो है जो कार्ड्स थे वो सेल ऑफ हुए, सेल ऑफ होने के बाद जो पैसा मिला, पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जिन केसेस के अंदर कोई कंक्लूजन नहीं बन सका, पता नहीं लग सका कि जी कौन इन्वेस्टर था और किसको नुकसान हुआ, किसकी वजह से नुकसान हुआ, उन केसेस के अंदर अभी भी हम देख रहे हैं कि थोड़े बहुत पेंडिंग है। बट आई थिंक कि एक सेपरेट कमेटी थी, उसमें तमाम इश्यूज, तमाम कंप्लेंट्स गई, SEC भी गई, उन्होंने भी रेजोल्यूशन लगाया, स्टॉक एक्सचेंज आई, उन्होंने भी जो है उसकी रेजोल्यूशन लगाई। तो आई थिंक केसेस काफ़ी कम हैं। और मगर देखिए जितनी बड़ी क्रैश हुई उसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इतनी रेगुलेटेड मार्केट थी कि फिर भी रिलेटिवली कम ही गए। और लेकिन मैं आपसे एक कमिटमेंट ये लेना चाहता हूँ कि आप एज ए इंडिविजुअल, एज ए पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, आप ये महसूस करते हैं ज़ाती तौर पे कि इन गरीबों को किया जाए कंपनसेट? देखें, आई थिंक कि इसको इंटरनेशनल सिनेरियो में अगर आप ले लें तो पूरी दुनिया में जो है जो ये क्राइसिस 2008 का आया, यहाँ पे बड़े बड़े बैंक्स जो हैं, अमेरिका में कहते हैं 45 बैंक्स जो हैं वो बड़े बंद हो गए। अब 45 बैंक्स बड़े हो गए, बंद हो गए, और उनके पास कैश क्रंच आ गया, तो वो 45 बैंकर जो थे उनके कितने क्लाइंट्स होंगे? मेरे ख्याल से जो है वो अगर आप 10,000 भी ले लें तो जो है वो पता नहीं कहाँ पर जो है वो फिगर 45-50 हज़ार लोग जो हैं वो उनके लिए प्रॉब्लम इंटरनेशनल कंट्रीज के अंदर भी हुआ। तो आई थिंक कि वी कैन नॉट इग्नोर टोटली, जो है वो जीरो नहीं कर सकते, बट येस जो मैक्सिमम जो है वो देखिए हमारी सोसाइटी डिफरेंट है, हम लोग खैरात भी बहुत देते हैं, मैक्सिमम खैरात देने वाली कौम हमारी है माशाल्लाह। तो हम क्यों इन डिजर्विंग केसेस को थोड़ी सी अगर हमारी मेहनत से इनको सेटल कर दिया जाए, इनका हमेशा के लिए? जी आई थिंक ये करना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज मैनेजमेंट को जो है वो देखना चाहिए कि भाई यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे। नाज़रीन, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट एट 14,000, KC इंडेक्स एट 14,000। क्या ये 14,000 के करीब ये मार्केट पहुंच चुकी है? क्या ये सस्टेन करेगी? क्या इसको क्रॉस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? क्या ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे आ गए हैं या हिस्टोरिकली ये एक नॉर्मल लेवल है या इससे ऊपर जाने की गुंजाइश पे है? इस सिलसिले में बात हम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है एहसन मेहनती साहब, जो कि CEO हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के और एक लीडिंग एक्सपर्ट माने जाते हैं इस फील्ड में। आरिफ साहब, एक नेक्स्ट इशू जो अभी डिमैचुराइजेशन भी हमने डिस्कस किया,
एक और इशू जो है वो ये है कि ये जो 14,000 का लेवल है, हम ये देख रहे हैं कल से आज भी एक रेजिस्टेंस आ गई है। आप इसको कैसा देखते हैं हिस्टोरिकली वे इट स्टैंड्स? इससे पहले हम इससे ऊपर भी लेवल पे गए हैं 2008 में। हाउ इज इट, डू यू थिंक इट विल बी क्रॉस्ड, इट विल नॉट बी क्रॉस्ड? और देखिए पोटेंशियल मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, 7-8 के मल्टीपल पे अगर मार्केट चलती है प्रोस्पेक्टिव मल्टीपल के हिसाब से, तो आई थिंक कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे पास रूम बन जाता है। एवरेज जो पी चल रहा है रीजनल मार्केट में 13-14 के बीच में चल रहा है। डबल मार्केट या डबल प्राइस सिक्योरिटीज़ जो हैं वो हमें इंटरनेशनल मार्केट्स में मिल रही हैं, लोकल मार्केट में हाफ प्राइस पे मिल रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स एक्टिव हैं। सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि मार्केट के अंदर पोटेंशियल तो है कि ये 14,000 नहीं हो 15,000 के ऊपर ट्रेड करे या 16,000 के ऊपर ट्रेड करे। इशू इस वक्त हमें अपेरेंटली ये नज़र आ रहा है कि सीजीटी की इम्प्लीमेंटेशन की अनाउंसमेंट अगर मतलब ऑन टाइम हो जाती तो हम ये इनकी जो रिपरकशंस हैं ये ऑन टाइम देख लेते। अब ये है कि अपकमिंग पीरियड के अंदर अगर नेक्स्ट वीक के अंदर या इन नेक्स्ट 2-3 वीक्स हमें अगर इसके अनाउंसमेंट्स आ जाते हैं, रिजल्ट अनाउंसमेंट जो हैं स्ट्रॉन्गर होंगे। हमने देखा है कि मार्केट जो है वो स्ट्रांगली परफॉर्म कर रही है और रिजल्ट अनाउंसमेंट्स भी अच्छे एक्सपेक्ट कर रही है, तो उसके साथ जो है मार्केट देखेंगे कि हम और अच्छे लेवल्स पर चली जाएगी। तो आई थिंक कि ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है, इन्वेस्टर्स थोड़े से अनसर्टेन हैं, थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर का इम्पैक्ट है, थोड़ा जो है वो पाक यूएस ये जो नेटा सप्लाई का इशू है ये भी खड़ा हुआ है। तो आई थिंक कि 2-4 इशूज जो है, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि इंटरनेशनल मार्केट में मेजर करेक्शन कल आई है, ऑयल भी गिर गया है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में हम स्पेन के क्राइसिस देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पैक्ट कर रही है पाकिस्तान मार्केट में। जो आ सकती थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट और जो आई है उसके अंदर बहुत बड़ा गैप इस वक्त मौजूद है। तो ये अनसर्टेनिटी जो इंटरनेशनल मार्केट में है और वहां पे करेक्शन है, हमारी मार्केट इस वक्त काफी ज्यादा बुलिश है। तो आई थिंक कि ये एक सिचुएशन ऐसी है कि जिसको हमें इनकरेज करना चाहिए। ऐसा सर जफर मोती साहब मौजूद हैं। जफर साहब, कैन यू हियर मी? जफर मोती साहब, हेलो। शायद अभी कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, इस पे मैं आपसे एक बात पूछना ये चाहता हूँ एज ए एक्सपर्ट ऑन दिस इशू। इन डॉलर टर्म्स 2008 पे हम लोग कहाँ पे पहुँचे थे कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? उस ज़माने में 62 रुपये का होता था रुपया, आज 90 का है। डॉलर टर्म में हमारी अभी की मार्केट कंपेयर टू द पीक मार्केट विच वी हैड इन द पास्ट, हाउ डज इट कंपेयर? देखिए $35 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी कैरी कर रहे हैं। 52 बिलियन डॉलर की जो है जब कर रहे थे, 55 भी क्रॉस किया हमने, बल्कि 60 के करीब हम चले गए थे। 55 और 35 का कोई कंपैरिजन, $20 बिलियन अभी भी हम नीचे हैं। $15 बिलियन तक अगर हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन और इम्प्रूव होती है तो वी विल बी अल्टीमेटली ऑप्टिंग फॉर इमर्जिंग मार्केट स्टेटस। इशू ये है कि मार्केट के अंदर हमने देखा है कि मार्केट ने फॉर्चुनेटली इन्वेस्टर्स की फेवर के अंदर हमने देखा है कि ब्लू चिप स्क्रिप्ट्स अभी भी हमें 5 के मल्टीपल पे मिल सकती हैं ऑयल सेक्टर के अंदर। तो मार्केट जो है वो ऑन एवरेज 7 के मल्टीपल पे है, प्रोस्पेक्टिव मल्टीपल पे 7, 7.25। ब्लू चिप स्क्रिप्ट्स 5-6 के मल्टीपल पे हमें अपेरेंटली जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। मोती साहब आ गए, उनसे भी राय ले ली जाए। जफर मोती साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ जी, सुन सकता हूँ। जफर साहब, एहसन मेहनती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि ये 14,000 के लेवल पे मार्केट कल आते आते रह गई, आज स्ट्रगल हो रहा है। आप क्या समझते हैं, ये लेवल अचीवेबल है और ये सस्टेनेबल है या नहीं? अचीवेबल भी है, अचीव हो गया है अभी इतना। अच्छा, हो गया, चलिए मुबारक हो। ये इतना फर्क जो होता है ये मार्केट नहीं, सस्टेनेबिलिटी की बात है कि ये मेंटेन रहेगा या प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगी, और ये बिग क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अगर जो जो वादे किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, एसआरओ की तरफ से, जो एसआरओ आने का है वो अगर मैं आ गया तो ये मेंटेनेबल भी है, बल्कि इसके बाद भी एक और स्टेपिंग स्टोन होगा ऑल टाइम हाई का। लेकिन अगर नहीं किया गया तो फिर मार्केट में मुश्किलात आएंगी, क्योंकि अभी तक जो मार्केट में स्क्रिप्ट्स बढ़े हैं वो थर्ड टायर के ज्यादा बढ़े हैं। जो स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट फेल थे, जिनकी कंपनियां फेल थी, वो बढ़ी हैं। जो बड़े कंपनीज हैं उन्होंने तो अभी तक वो खातिर खा उन्होंने अपना रिजल्ट अच्छे होने के बावजूद इतनी नहीं बढ़ी है। अच्छा, ये सीजीटी के इशू के अलावा और क्या फैक्टर्स आप पॉजिटिव देखते हैं जिसकी वजह से ये मार्केट इम्प्रूव हुई है पिछले 2-3 महीनों में? कहते हैं पॉजिटिव ये है कि पॉजिटिव नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये है कि हमारे पास जो कंपनियां लिस्टेड हैं वो बेसिक प्रोडक्ट्स में हैं और बेसिक प्रोडक्ट्स को वो सेल कर रही हैं। तो कोई भी इकोनॉमी चाहे जितनी भी खराब हो, बेसिक प्रोडक्ट्स बिकती हैं और उनकी कंपनियां प्रॉफिट करती हैं।
मेरा कहने का मकसद है शुगर हम बेच रहे हैं, हमारे पास जो लिस्टेड कंपनियां हैं, सीमेंट बेच रहे हैं, फर्टिलाइजर बेच रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन बेच रहे हैं, पावर बेच रहे हैं, एनर्जी बेच रहे हैं। तो वो तो जाहिर है कोई भी इकोनॉमी चाहे 2.5% की जीडीपी पर भी है, लेकिन वो 18-19 करोड़ की अगर आवाम है उसमें तो वो बिकती है। हमें अब ये देखना है कि वैल्यू एडेड कंपनियां भी हमारी मार्केट में चलें, और जो अभी तक नहीं चल रही हैं। सही कह रहे हैं। अच्छा, ये एहसन मेहनती साहब से भी थोड़ी डिटेल में बात हुई कि जो ओवरऑल फॉरेन रिलेशनशिप्स हमारी इम्प्रूव हो रही हैं, जो एक टेंशन आ गया था यूएस रिलेशनशिप में, वो कुछ ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है, इंडिया से रिलेशनशिप कुछ बेहतर होती हुई नज़र आ रहे हैं। इन चीज़ों का भी आप समझते हैं कि साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट है हमारी मार्केट पे? बिल्कुल है, क्योंकि जब आप देखिए कि जब रिलेशनशिप खराब होती हैं, जब हुकूमत और दूसरे इंस्टीट्यूशन में झगड़ा होता है, उनसे टेंशन होती है, तो हमारी मार्केट बड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट लेती है। अगर रिलेशनशिप पूरी दुनिया से अच्छा होता है तो फॉरेन फंड्स आते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि इस मार्केट के अलावा उनको कहीं पर ऐसे रिटर्न नहीं मिलते जहाँ डिविडेंड यील्ड भी पॉजिटिव है। तो ये देखते हुए जब वो आते हैं मार्केटों में, रिलेशनशिप खराब होती है तो नहीं आ सकते, जब रिलेशनशिप अच्छी होती है आते हैं, तो वो हमारी मार्केट के लिए भी, सेकेंडरी मार्केट के लिए भी, नए आईपीओ के लिए भी, बल्कि ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी बेहतरी के लिए ले जाते हैं। मुझे साहब बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का। जफर साहब ने भी मोरलेस आप वाली बातें की कि फॉरेन रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो टैक्स का जो इशू है, तो इंशाल्लाह, और वो उनका ये कहना है कि आपकी तरह की ये सस्टेनेबल लेवल है। और मैं वापस आता हूँ आपके फिर वही डॉलर टर्म में, क्योंकि मैं बाहर बहुत रहा हूँ, मेरे अभी भी सारे दोस्त बाहर हैं, वो सवाल करते रहते हैं इस चीज़। तो हमें उनको ये समझाना ज़रूरी है कि 2008 में हम 55 बिलियन तक के मार्केट रहे हैं, और आज हम इतने बढ़ने के बाद भी हम 35 पे आए हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि हम बहुत ओवरबोर्ड चले गए या करेक्शन कोई ऐसा आना चाहिए। और ये आप समझते हैं कि थोड़ी सी इसमें अभी 15-20 बिलियन की इजाफे की गुंजाइश है। एक और आपने बात कही कि जब हम इतने पे पहुंचेंगे तो हम इमर्जिंग मार्केट पर, उसके बारे में एक्सप्लेन करें, मुझे नहीं पता। देखें, इसमें काफ़ी इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ ये हैं कि तकरीबन 40-50% जो है रुपये की वैल्यू 40% तक जो है वो गिर गई है। 60 रुपए का जब जो है वो डॉलर होता था, 58 बिलियन या 60 बिलियन के करीब करीब मार्केट चली गई थी। अब जो है वो अगर हम देखें तो 40% तक अगर हम ये ले लें 35 बिलियन का, तो ये तकरीबन कोई 12-13 बिलियन डॉलर जो है वो हम हायर साइड पर होते अगर ये रुपये डेप्रिशिएट नहीं करता। इसका मतलब ये कि तकरीबन जो है वो ये फिगर चला गया होता, 47 बिलियन तक हम जा चुके होते अगर आप रियल टर्म्स के अंदर देखें तो। बट ये कि 47 बिलियन और 60 बिलियन के अंदर भी अभी जो है वो 13 बिलियन का जो है वो गैप है। तो ये हमें अपॉर्चुनिटी इस वक्त है कि ये अपॉर्चुनिटी हम दोबारा से रिवाइज करें। अर्निंग्स की जहाँ तक आप बात करते हैं तो अर्निंग जो है वो पहले उस जमाने के अंदर अर्निंग जो है वो जिस बैंक की 4 या 5 बिलियन रुपीस होती थी, आज वो 20 बिलियन रुपीस हो गई हैं। तो मेरे ख्याल से 3 टाइम्स 4 टाइम्स लार्ज जो बैंक्स हैं या ब्लू चिप कंपनीज हैं जो ऑयल सेक्टर की, 3 टाइम्स उनकी अर्निंग जो है वो सिंस 2006 जो है वो तो डॉलर टर्म में अभी भी वो बहुत इंप्रूव हो गई। जी हाँ, तो ये है कि रुपी डेप्रिसिएशन तकरीबन 40% हुआ है, अर्निंग जो है वो 3 टाइम्स हो गई हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं अगर हम मेजर करें तो बैक टू 35 बिलियन हम दोबारा से आ जाते हैं कि 35 बिलियन डॉलर पर हम इस वक्त पहुंचे हुए हैं। पोटेंशियल हमारा 60 का है, उस वहां पे हमारे पास काफी ज्यादा जो है वो गैप बन जाता है कि हम जो है वो क्या कहते हैं मार्केट के अंदर जो है वो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वो सस्टेन करें लेवल्स को। साथ में ये एसआरओ की जो बात बनती है ये भी आ जाती है, तो फिर जो है वो मार्केट को और जो है वो सपोर्ट मिलेगा, फॉरेन सपोर्ट भी, लोकल सपोर्ट भी। तो बट 50 बिलियन डॉलर की ये कहानी है कि ये अगर हमें इफ वी रियली वांट टू गेट इनटू द इमर्जिंग मार्केट स्टेटस, दैट इज अ प्रीरेक्विजिट। बिसाइड्स दैट कि वॉल्यूम्स भी हमारे होने चाहिए। कोई बेंचमार्क है क्या? एग्जैक्टली, इमर्जिंग मार्केट स्टेटस के लिए एक ये बेंचमार्क है होगा तब आप आ सकते हैं। और इसके साथ जो है वो हमें एक ऐसे वॉल्यूम्स भी चाहिए मार्केट के अंदर जहां पे ना सिर्फ 50 बिलियन डॉलर पे आप चले जाते हैं और अगर आप अपनी ऑफलोड नहीं कर सकते स्क्रिप्ट्स, तो 50 बिलियन डॉलर किस काम के। तो आई थिंक कि हमारे वॉल्यूम्स भी इतने सिग्निफिकेंट होने चाहिए, इंपैक्ट कॉस्ट इतनी कम होनी चाहिए कि हम उस स्टेटस पे आ सकें। वन ऑफ द रीजन से मतलब ये आपका है कि कोई बेचना चाहे तो उसको ज्यादा लूज ना करना पड़े। जी हाँ, वो एक सर्टेन परसेंटेज बाइंग सेलिंग रेट में गैप नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, तो वो उससे ज्यादा जो है 10% तक उसकी वैल्यू जो है या 5% तक वैल्यू जो है उसके अंदर वो क्या कहते हैं वो वहां पे ऑफलोड कर सके उसे। जो वॉल्यूम में कितना चाहिए होगा? जैसे अभी हमने कल 40 करोड़ का काम देखा,
to become part of emerging market? What kind of volume is required? देखिए लेस इम्पैक्ट कॉस्ट की बात आती है कि वहां पे आपको अगर शेयर अपना बेचना है तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आप थोड़े शेयर बेचने जाएं, जो बीच में हमने मार्केट में देखा कि 2009 के अंदर जो है वो जो हुआ, या 2010 जो हमारा चला वो उसके अंदर हमने देखा कि 2010 के अंदर वॉल्यूम्स ऐसे हो गए कि आपको 5000 शेयर भी जो है वो नीचे लॉक पे जो है 5% नीचे बेचना, तो ये इम्पैक्ट कॉस्ट खत्म हो गई थी। अगर उस वक्त मार्केट कैपिटलाइजेशन 50 बिलियन क्रॉस भी कर जाती तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट कंसिडरिंग हमारा हिस्टोरिकल जो प्रॉब्लम हुआ था। बट आई थिंक इन वॉल्यूम्स पे 400-500 मिलियन वॉल्यूम से हम दोबारा जस्टिफाई किया जा सकता है। वेरीज फ्रॉम मार्केट टू मार्केट एंड सिचुएशन टू सिचुएशन, बट लेस द मार्केट इंपैक्ट कॉस्ट बेटर आर द चांसेस कि हम इमर्जिंग मार्केट स्टेटस पे दोबारा जाएं। अच्छा, इमर्जिंग मार्केट के स्टेटस में हम एक जमाने में रह चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल रह चुके हैं। ये हम रह चुके हैं 2006-07 का जो हमारा टाइम पीरियड। अच्छा, उसके बाद 8 में हम निकल गए। जी हाँ, 8 के बाद जो है वो हम निकल गए। तो क्या एडवांटेज क्या है अभी, क्या डिसएडवांटेज है, उसमें एडवांटेज क्या है? देखिए एलोकेशंस होती हैं, फॉरेन फंड मैनेजर्स जो हैं वो डिफरेंट एलोकेशन इमर्जिंग मार्केट्स के लिए रखते हैं और फिर फ्रंटियर मार्केट्स के लिए डिफरेंट जो है वो एलोकेशंस होती हैं कि भाई कितना परसेंटेज अपनी इन्वेस्टमेंट का या अपने फंड का जो फॉरेन फंड मैनेजर्स जो हैं वो यूज करते हैं वो इमर्जिंग। अच्छा, फिर फॉरेन फंड मैनेजर्स जब यहाँ पर आते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाती है। दीगर जो इन्वेस्टर्स ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो देखते हैं कि जी हायर प्राइसेस हो रही हैं तो क्यों ना एक्सपोजर लिया जाए अपनी मार्केट के अंदर, अपने मुल्क के अंदर। तो आई थिंक इसका डुअलिस्टिक इम्पैक्ट है। अच्छा, बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, एक आखिरी पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी जो गवर्नमेंट की बोरोइंग की बातें आ रही हैं, स्टेट बैंक ने आज ही बयान दिया है कि 1000 बिलियन बोरो करने जा रही है गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक से या सेंट्रल बैंक से टू मीट द बजट रिक्वायरमेंट। आपको पता है टैक्स इतना कलेक्ट हुआ नहीं, इसका इम्पैक्ट आप समझते हैं इन्फ्लेशन पे आएगा एंड हाउ इट विल इम्पैक्ट द मार्केट? आई थिंक कि टैक्स जनरेशन काफी इंप्रेसिव है गिवन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, गिवन द अनसर्टेनिटी दैट इज टेकिंग प्लेस। बट इस हिसाब से आई थिंक कि टैक्स जनरेशन बहुत इंप्रेसिव है। एक्सपोर्ट्स भी हमारी रिकॉर्ड हाई पर हैं, टैक्स जनरेशन, इंपोर्ट्स हमारी रिकॉर्ड हाई पर हैं, टैक्स जनरेशन लेकिन 1000 उसके बावजूद 1000 का गैप आ गया है। जी हाँ, 1000 के बाद तो अब वो उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगले 3 महीने में वो बोरो करेंगे। कमर्शियल बैंक ने पहले कह दिया कि हमारे पास पैसे खत्म हो गए, तो दैट मीन्स दे विल गो एंड प्रिंट नोट्स। प्रिंट नोट्स आपको पता है कि इन्फ्लेशन जनरेट करेगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट। इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगी एंड दैट ऑल्सो नेगेटिवली इम्पैक्ट्स द मार्केट। सबको पता है नेगेटिव रिलेशनशिप है। हाउ डू यू से दिस? देखिए फिस्कल गैप किसी मुल्क का, हमें ये पूरी ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमिक सिनेरियो में देखना पड़ेगा, बिकॉज हमारी एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं दीगर इंटरनेशनल इकोनॉमीज़ में। अगर उनकी पोजीशन ख़राब होगी हमारी एक्सपोर्ट्स अच्छी नहीं होंगी और हमारी इंपोर्ट्स की डिमांड जो है वो इज रिलेटेड टू आवर पॉपुलेशन है। तो वी कांट इग्नोर अ सर्टेन सिचुएशन। वहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल इकोनॉमीज अगर 7-8% फिस्कल डेफिसिट कर रही है एज अ परसेंट ऑफ GDP, पाकिस्तान अगर 5-6 पे चले जाता है तो कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। चलिए, ऐसे सब अब बातें बहुत रह गई, लेकिन इंशाल्लाह फिर आपसे बात करेंगे, टाइम खत्म हो रहा है। नाज़रीन, स्टॉक मार्केट एट 14,000 पे हमने एक क्वेश्चन मार्क पे आज बात की। जो हमने एक्सपर्ट से सुना उसके मुताबिक ये कोई ऐसा लेवल नहीं है कि अनसस्टेनेबल है, बहुत इजीली सस्टेनेबल है। अभी तक जो है हम मल्टीपल्स हमारे बहुत अच्छे हैं, 5-6% पे कर रहे हैं हम काम, दूसरी जगह इससे डबल पे हो रहा है। ज़फ़र मोती साहब ने भी इन्हीं चीज़ को एम्फेसाइज़ किया, एहसन साहब ने भी। एहसन में से एक बहुत अच्छी डिटेल में बताया कि डॉलर टर्म में अगर हम देखें तो अभी हमारी मार्केट जो 14,000 पे आई है, अगर आ जाती है तो ये 35 बिलियन की बनती है, जबकि एक ज़माने में जब हाई पे हम गए थे 15,700 वगैरह पे, जब रुपीज़ 60 का 62 का होता था, तो वो हम तकरीबन 55 बिलियन पे थे। यानी कि अभी भी काफ़ी गैप मौजूद है और ये मार्केट इम्प्रूव भी मेंटेन भी हो सकती है, थोड़ी और इम्प्रूव भी हो सकती है। इसी के साथ मैं प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। हमारे प्रोग्राम के बारे में फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। फ़ीडबैक के लिए हमारा एड्रेस है feedback@businessplus.tv.pk। आपके फ़ीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है, उसी के मुताबिक हम प्रोग्राम बनाते हैं। इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।